भारत भूमि की परंपरा हमेशा से वीरता, त्याग और स्वाभिमान की कहानियों से भरी रही है। राजघरानों की राजकुमारियां केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं थीं, बल्कि वे अपने आत्मसम्मान और धर्म पालन में भी किसी से पीछे नहीं रहती थीं। ऐसी ही एक गौरवमयी कथा है राजकुमारी यशोधरा की, जिसके स्वाभिमान ने न केवल उसके जीवन को दिशा दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का दीपक भी प्रज्वलित किया। प्राचीन काल में विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। उसके राजा महाराज विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और वीर पुरुष थे। उनकी महारानी सुमित्रा अपनी सौम्यता और मातृत्व के लिए जानी जाती थी। इन्हीं के घर एक अद्वितीय पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया यशोधरा। यशोधरा बचपन से ही अन्य राजकुमारियों से भिन्न थी। जहां एक ओर वह रूप और सौंदर्य में अनुपम थी, वहीं दूसरी ओर उसका मन सदैव शास्त्र, नीति और शौर्य कथाओं में रमता। जब उसकी सखियां खेलकूद में व्यस्त रहती, यशोधरा महलों के पुस्तकालय में वीरों की कथाएं पढ़ती। उसने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और राजनीति का भी गहन अभ्यास किया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी पुत्री की प्रतिभा देख उसे राजसभा में बैठने की अनुमति दी। यशोधरा के विचार सुनकर कई बार वृद्ध मंत्रियों को भी आश्चर्य होता। समय बीता और यशोधरा यौवन की दहलीज पर पहुंची। उसका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। कई पड़ोसी राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे, परंतु यशोधरा का स्पष्ट मत था, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे स्वाभिमान, मेरी स्वतंत्रता और मेरी बुद्धि का सम्मान करे। केवल राज सिंहासन या बल पर मुझे जीतना किसी के लिए संभव नहीं। इस बात से कई राजकुमार आहत हुए। कुछ ने कहा कि यह राजकुमारी अत्यधिक अभिमानी है, परंतु यशोधरा के लिए यह उसका अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान था। इसी बीच सिंहगढ़ राज्य का राजकुमार रणजीत, जो अपने अभिमान और विजय लालसा के लिए प्रसिद्ध था, ने यशोधरा से विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसने लिखा, राजकुमारी, आपके सौंदर्य और विद्या की ख्याति सुनकर मैं मोहित हूं। आप मुझे स्वीकार करें। यह आपके लिए भी सम्मान की बात होगी, क्योंकि मैं अनेक राज्यों का विजेता हूं। यशोधरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, विवाह केवल बल और पद पर आधारित नहीं होता। उसमें परस्पर सम्मान और समानता का भाव होना चाहिए। आपके शब्दों में अहंकार है, आदर नहीं। अतः मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करती हूं। रणजीत अपमानित हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह विजयनगर पर आक्रमण करेगा और यशोधरा को बलपूर्वक अपनी रानी बनाएगा। जब यह समाचार राज दरबार में पहुंचा, तो महाराज विक्रम सिंह चिंतित हो उठे। परंतु यशोधरा ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, चिंता न करें। रणजीत केवल बल से राज्य जीत सकता है, परंतु मेरे स्वाभिमान को नहीं। मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगी। सभी चकित रह गए। एक राजकुमारी का युद्ध भूमि में उतरना असामान्य बात थी, पर यशोधरा ने शस्त्र धारण किया और सैनिकों को प्रेरित किया। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि पूरा विजयनगर सेना उत्साह से भर उठी। युद्ध का दिन आया। रणजीत अपनी विशाल सेना के साथ आया। उसने सोचा था कि विजयनगर तुरंत पराजित हो जाएगा, परंतु रणभूमि में जब उसने देखा कि अग्र पंक्ति में स्वयं राजकुमारी यशोधरा धनुष बाण और तलवार के साथ खड़ी है, तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। युद्ध आरंभ हुआ। यशोधरा ने अपने शौर्य से कई योद्धाओं को परास्त किया। उसकी दृष्टि, उसकी आवाज और उसका संकल्प सैनिकों के लिए विजय मंत्र से बन गया। रणजीत ने स्वयं उसके साथ युद्ध करने का प्रयास किया, पर यशोधरा ने दृढ़ स्वर में कहा, रणजीत, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि स्त्री के स्वाभिमान के लिए है। तुम सोचते हो कि शक्ति से सब जीता जा सकता है, पर सत्य यह है कि सम्मान और प्रेम ही सच्ची विजय का मार्ग है। युद्ध भयंकर हुआ। अंततः रणजीत पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। विजयनगर में विजय का उत्सव मनाया गया, पर यशोधरा ने गर्व से नहीं, विनम्रता से कहा, यह जीत मेरी नहीं, बल्कि उस हर स्त्री की है जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए अड़िग रहती है। स्त्री केवल रूप और अलंकार की मूर्ति नहीं, बल्कि शक्ति, नीति और त्याग की भी प्रतीक है। उसके इस संदेश ने पूरे आर्यावर्त में हलचल मचा दी। स्त्रियों को नई प्रेरणा मिली और राजकुमारियों को अपना अधिकार और सम्मान समझने का साहस मिला।
कुछ वर्षों बाद यशोधरा का विवाह धर्मगुप्त नामक एक युवा राजकुमार से हुआ, जो स्वयं धर्मप्रिय और विनम्र था। उसने यशोधरा से कहा, मुझे आपका सौंदर्य नहीं बल्कि आपका साहस और स्वाभिमान प्रिय है। आप केवल मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे जीवन की पथ प्रदर्शिका हैं। यशोधरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, विवाह तभी सार्थक है जब उसमें समानता और परस्पर सम्मान हो। दोनों ने मिलकर प्रजा के लिए न्याय, शिक्षा और सुख संपन्नता के कार्य किए। रणजीत की पराजय और विजय के पश्चात कुछ वर्ष बीते। यशोधरा अब केवल राजकुमारी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की नायिका बन चुकी थी। प्रजा उसे अपने आत्मसम्मान की प्रतीक मानने लगी। उसी समय मालवगढ़ राज्य के राजकुमार धर्मगुप्त ने यशोधरा से विवाह का प्रस्ताव रखा। वह अन्य राजकुमारों की तरह अहंकारी नहीं था, बल्कि उसके चरित्र में नम्रता, धर्मप्रियता और प्रजा भक्ति थी। यशोधरा ने भी उसके गुणों को परखा और यह विवाह स्वीकार किया। विवाह के पश्चात दोनों राज्यों का मेल हुआ। विजयनगर और मालवगढ़ मिलकर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। विवाह के कुछ समय बाद ही महाराज विक्रम सिंह वृद्ध हो गए। उन्होंने अपना राजपाट यशोधरा और धर्मगुप्त को सौंप दिया। अब यशोधरा केवल एक राजकुमारी या पत्नी ही नहीं बल्कि साम्राज्य ही बन चुकी थी। सिंहासन पर बैठते ही उसे समझ में आया कि राज्य संचालन केवल युद्ध जीतने का नाम नहीं बल्कि न्याय, करुणा और बुद्धिमत्ता का भी खेल है। हर दिन उसे नए नए विवाद सुनने पड़ते। कभी किसान करों की शिकायत लेकर आता, कभी व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा की गुहार करता, कभी सैनिकों को वेतन की चिंता रहती। धर्मगुप्त राजनीति में दक्ष था, लेकिन कई बार कठोर निर्णय ले लेता। वहीं यशोधरा ने हर बार उसे समझाया, प्रजा केवल आदेशों से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ती है। यदि हम उन्हें परिवार की तरह मानेंगे तो वे हमारे लिए प्राण भी दे देंगे। जब दोनों राज्यों का मेल हुआ तो पड़ोसी शासक ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने कहा, यह विवाह केवल राजनीति का छल है। एक स्त्री क्या इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगी? पर यशोधरा ने अपने कर्मों से सभी को चुप करा दिया। उसने शिक्षा के लिए गुरुकुलों का निर्माण कराया, स्त्रियों को भी विद्या और कला सिखाने का आदेश दिया और सैनिकों के बीच समानता का भाव जगाया। धीरे धीरे प्रजा समझने लगी कि सम्राज्ञी यशोधरा का शासन किसी वरदान से कम नहीं। राजमहल में सभी लोग यशोधरा के पक्ष में नहीं थे। एक मंत्री भानुसेन को यह बात नागवार गुजरती कि एक स्त्री दरबार के निर्णयों में इतना हस्तक्षेप करती है। वह अक्सर कहता, राज्य चलाना पुरुषों का काम है, न कि स्त्रियों का। यशोधरा ने हमेशा शांति से उत्तर दिया, राज्य चलाना किसी लिंग का विषय नहीं बल्कि बुद्धि और धर्म का विषय है। भानुसेन ने धीरे धीरे षड्यंत्र रचकर प्रजा में अफवाहें फैलानी शुरू की कि यशोधरा केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन कर रही है। कुछ समय तक हालात बिगड़ने लगे। एक दिन दरबार में भानुसेन ने सार्वजनिक रूप से कहा, महारानी, आप युद्ध में वीर हो सकती हैं, पर राज्य संचालन का अनुभव आपके पास नहीं। आप सिंहासन छोड़ दें और धर्मगुप्त अकेले शासन करें। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यशोधरा की ओर देखने लगे। यशोधरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मंत्रीवर, आप कहते हैं कि मैं अनुभवहीन हूं। ठीक है, मैं एक परीक्षा देती हूं। आने वाले 3 महीनों तक राज्य का कर संग्रह, प्रजा की देखभाल और सैनिकों का प्रबंध मैं अकेले करूंगी। यदि प्रजा संतुष्ट न हुई तो मैं स्वयं सिंहासन त्याग दूंगी। भानुसेन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगले 3 महीने यशोधरा ने दिन रात मेहनत की। वह स्वयं गांव-गांव गई, किसानों की समस्याएं सुनी, व्यापारियों को सुरक्षा दिलाई, सैनिकों से सीधे संवाद किया और गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाया। उसकी सादगी और न्यायप्रियता ने प्रजा का दिल जीत लिया। 3 महीने बाद जब दरबार में सभा हुई तो गांव-गांव से लोग आए और बोले, महारानी हमारी जननी समान है, इनके रहते हमें किसी अभाव का डर नहीं। भानुसेन शर्म से झुक गया। यशोधरा ने उसे दंड देने के बजाय कहा, मंत्रीवर, राज्य में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा और सुधार की है। यदि आप सच में प्रजा का हित चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर काम करें। इस उदारता ने भानुसेन को बदल दिया और वह यशोधरा का परम सहयोगी बन गया। कुछ वर्षों बाद
अरुणगढ़ नामक राज्य ने विजयनगर मालवगढ़ की संयुक्त शक्ति को देखकर मैत्री का प्रस्ताव भेजा। उनके राजा ने लिखा, हम दोनों राज्यों का मेल विवाह से हो सकता है। मेरी पुत्र वधू के रूप में यशोधरा की पुत्री को स्वीकार करें, परंतु एक शर्त है, विवाह में कन्या पक्ष को दहेज स्वरूप अपार धन और भूमि देनी होगी। दरबार में यह सुनकर सभी मंत्रियों ने सहमति जताई। उन्हें लगा कि इतना शक्तिशाली राज्य यदि मैत्री चाहता है तो शर्त मान लेना इत्साई ने उचित होगा। पर यशोधरा ने दृढ़ स्वर में कहा, स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसके साथ सौदा किया जाए। मेरी पुत्री का विवाह उसके गुणों और सम्मान के आधार पर होगा, न कि धन और दहेज के आधार पर। यदि अरुणगढ़ को यह स्वीकार है तो ठीक, अन्यथा हमें ऐसा संबंध स्वीकार नहीं। कुछ दरबारी यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें लगा कि इतना बड़ा अवसर हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यशोधरा ने दो टूक कहा, संबंध केवल समानता पर टिकते हैं, मजबूरी और अपमान पर नहीं। अंततः अरुणगढ़ को बिना शर्त मैत्री स्वीकार करनी पड़ी। समय बीता गया। यशोधरा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री यदि चाहे तो शासन, युद्ध, राजनीति और धर्म हर क्षेत्र में पुरुषों के समान ही नहीं, बल्कि कई बार उनसे श्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकती है। उसके जीवन का संदेश था, सम्मान कभी समझौते से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। सत्ता और शक्ति का मूल्य तभी है जब उसमें करुणा और न्याय हो। स्त्री का स्थान केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं, बल्कि राज सिंहासन तक है। यशोधरा का नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। धीरे धीरे वर्ष बीते, ऋतुएं बदली और यशोधरा का यौवन वृद्धावस्था में परिवर्तित होने लगा। उसके केश चांदी से चमकने लगे, चेहरा अनुभव की रेखाओं से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों की दृढ़ता और उसकी वाणी की तेजस्विता आज भी वही थी। राज्य अब उसके पुत्र और पुत्रवधू के हाथों में था, परंतु यशोधरा के परामर्श के बिना कोई भी निर्णय लेना कठिन माना जाता। युवा राजकुमार और राजकुमारियां आज के समय की चुनौतियों से जूझ रहे थे। कुछ का झुकाव विलासिता की ओर था, कुछ राजनीति को केवल शक्ति और धन का खेल समझते थे, कुछ ने युद्ध को ही सर्वोपरि मान लिया था। यशोधरा ने उन्हें बुलाकर कहा, स्मरण रखो, सिंहासन केवल ताज और राजदंड का नाम नहीं, यह प्रजा की जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि तुम प्रजा का विश्वास खो दोगे तो सबसे बड़ी सेना भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। उसकी वाणी में जीवन का गहन अनुभव था। उस वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से खेत सूख गए, अनाज का भंडार घटने लगा, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। युवा राजकुमारों ने सलाह दी कि अब हमें कर बढ़ा देना चाहिए ताकि राजकोष खाली न हो, पर यशोधरा ने सख्ती से विरोध किया। संकट के समय प्रजा से कर लेना अन्याय है। शासक का पहला कर्तव्य है कि वह स्वयं भूखा रहे पर प्रजा को अन्न दे। उसने आदेश दिया कि राजमहल के भंडार खुलवाए जाएं और अन्न गांव-गांव बांटा जाए। स्वयं वह बैलगाड़ी पर बैठकर अन्न वितरण के लिए निकली। जब प्रजा ने वृद्ध महारानी को अपने द्वार पर आते देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महारानी, आप हमारे लिए जननी से भी बढ़कर हैं। युवा राजकुमारों के बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे। कुछ पर विदेशी दूतों का तेज प्रभाव पड़ गया। वे सोचते कि पश्चिमी राज्यों से मित्रता कर लेने पर धन और वैभव बढ़ेगा, पर यशोधरा ने उन्हें चेताया, स्मरण रखो, बाहरी शक्ति पर निर्भर राज्य कभी स्वतंत्र नहीं रह पाता। यदि तुम्हें सच में राज्य महान बनाना है तो अपनी प्रजा की शक्ति और संस्कृति पर भरोसा करो। उसकी बातें सुनकर कई बार युवाओं को लगता कि वह पुरानी सोच रखती है, परंतु हर बार जब कोई संकट आता, वही पुरानी सीख उन्हें सही मार्ग दिखा देती। बुढ़ापे में भी यशोधरा को एक अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा। पश्चिमी देशों का एक शासक आंध्रजेस व्यापार के नाम पर विजयनगर आया। उसने सोना चांदी और उपहार लाकर कहा, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए हमें यहाँ के बंदरगाह और मार्गों पर अधिकार चाहिए। युवा राजकुमार लालच में आ गए। उन्हें लगा कि इससे राज्य और समृद्ध हो जाएगा, पर यशोधरा ने स्पष्ट कहा, ध्यान रखो, आज तुम उन्हें बंदरगाह दोगे, कल वे नगरों पर अधिकार मांगेंगे। यह सौदा नहीं,
बल्कि गुलामी की शुरुआत होगी। धन के लिए कभी अपना स्वाभिमान मत बेचो। राजकुमारों ने पहले विरोध किया, पर जब यशोधरा ने उन्हें इतिहास के उदाहरण सुनाए, कैसे बाहरी आक्रमणकारी पहले व्यापार के बहाने आए और फिर राजसत्ता छीन ली, तो सब सहमत हो गए। समय आया जब यशोधरा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वह अब शैया पर रहने लगी, पर उसका मन अब भी पूरे राज्य की चिंता करता। अपने अंतिम दिनों में उसने अपने बच्चों और पोतों को बुलाकर कहा, स्मरण रखो, स्वाभिमान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। राज्य धन से नहीं, प्रजा के विश्वास से चलता है। यदि कभी कोई निर्णय तुम्हारे सामने आए तो देखना उसमें न्याय और सम्मान है या नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे वंशज सदा धर्म और स्वाभिमान के पथ पर चलें। कुछ ही दिनों बाद उसने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। उसके देहांत के बाद पूरे राज्य में शोक छा गया। गांव-गांव में दीप जलाए गए। लोग रोते हुए कहते, हमने केवल एक महारानी नहीं बल्कि अपनी मां खो दी है। दरबार ने उसकी स्मृति में एक भव्य स्तंभ बनवाया, जिस पर अंकित किया गया, यहां विश्राम कर रही है महारानी यशोधरा, जिनका स्वाभिमान अडिग था, जिनका न्याय अमर था और जिनका जीवन स्त्री शक्ति की प्रेरणा है। यशोधरा के विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए मंत्र बन गए। उसकी पुत्र वधू और पोतियां उसकी दी हुई शिक्षा को आगे बढ़ाती रहीं। यशोधरा के देहांत के बाद पूरे विजयनगर और मालवगढ़ में गहरा शोक छा गया। कई दिनों तक लोग अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी स्मृति में दीप जलाते रहे। मंदिरों में विशेष यज्ञ हुए और गांव-गांव में उसकी कथाएं सुनाई जाने लगीं। परंतु धीरे धीरे शोक प्रेरणा में बदल गया। लोग कहते, हमारी महारानी भले ही चली गई, पर उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ है। यशोधरा के जीवन ने सबसे अधिक असर राज्य की स्त्रियों पर डाला। पहले जहां स्त्रियां केवल घर तक सीमित रहती थीं, अब वे शिक्षा पाने लगीं। गुरुकुलों में कन्याओं को भी पढ़ाया जाने लगा। रानियां और राजकुमारियां राजनीति और दरबार में हिस्सा लेने लगी। एक वृद्धा गांव में अपनी पौत्री से कहती, बिटिया, पहले हम अपने पति की परछाई भर थे, पर अब यशोधरा ने हमें दिखा दिया है कि स्त्रियां भी प्रकाश का स्रोत हो सकती हैं। यशोधरा के पुत्र धर्मराज अब राज्य का मुख्य शासक बन चुका था। वह अपनी माता की स्मृति में हर बड़े निर्णय से पहले उसकी प्रतिमा के सामने दीप जलाता और कहता, माताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं कभी आपके बताए मार्ग से नहीं भटकूंगा। उसके शासन में प्रजा को फिर से समृद्धि और सुरक्षा मिली। उसने मां की शिक्षा के अनुसार कर कम कर दिए और व्यापार को प्रोत्साहित किया। यशोधरा के देहांत के कुछ वर्ष बाद कुंद राज्य के राजा ने सोचा कि अब विजयनगर की शक्ति घट चुकी है। उसने आक्रमण की योजना बनाई। उसकी सेना सीमाओं तक पहुंच गई। दरबार में भय फैल गया। तब धर्मराज ने कहा, डरो मत। मेरी माता ने सिखाया था कि जब तक स्वाभिमान जीवित है, तब तक कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध छिड़ा। इस बार सेना की अगुवाई धर्मराज ने की, पर उसकी रणनीति वही थी जो उसने बचपन में अपनी मां से सीखी थी। प्रजा की रक्षा पहले, सैनिकों को साहस दिलाना और शत्रु को युद्ध में नहीं, नीति में हराना। अंततः कुंद राज्य की सेना परास्त हो गई। यशोधरा का सपना था कि स्त्रियां केवल घर की नहीं, बल्कि समाज की धुरी बने। उसकी पुत्र वधू सुरभि ने यह जिम्मेदारी संभाली। उसने कन्याओं के लिए विशेष विद्यालय खोले, जहां उन्हें विद्या, कला, धनुर्विद्या और राजनीति सब सिखाई जाती थी। धीरे धीरे विजयनगर की कन्याएं अपने ज्ञान और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। लोग कहते, यह सब महारानी यशोधरा के स्वाभिमान की देन है। समय बीता, पीढ़ियां बदली, पर यशोधरा का नाम केवल राजमहलों तक सीमित नहीं रहा। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर उसकी वीरता की गाथाएं सुनाते। स्त्रियां अपनी बेटियों को कहानी सुनाती। यशोधरा जैसी बनना, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। बच्चे खेल खेल में कहते, मैं आज यशोधरा बनूंगा और तुम रणजीत। वह केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं रही, बल्कि लोक कथा और प्रेरणा बन गई। यशोधरा की मृत्यु के 100 वर्ष बाद भी उसका प्रभाव बना रहा। उसकी प्रतिमा के नीचे अंकित यह वाक्य
हर पीढ़ी को राह दिखाता रहा। स्वाभिमान वह दीपक है जिसे यदि जलाए रखा जाए तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, राह मिल ही जाती है। विद्वान कहते, यशोधरा केवल अपने युग की महारानी नहीं थी, बल्कि आने वाले युगों की भी मार्गदर्शक थी।